कि ओवर थिंकिंग अगर किसी को है तो वो बाहर कैसे आएगा उससे। तो इमेजिन करो रात के 3 बज रखे हैं, 2:30 बज रखे हैं, सारी दुनिया सो रही है। एक डॉक्टर साहब हैं, वो रात को 2:30 बजे एकदम से उठते हैं, या दिमाग में चल रहा है यार मैंने उस पेशेंट को दवाई तो सही दी थी क्या। ऐसे ही कोई एक औरत है, कोई एक लड़की है, उसके दिमाग में चल रहा है यार मैंने उसको मैसेज किया, डबल टिक भी आ गए, ब्लू टिक भी आ गए, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे से नाराज चल रहा है। ऐसे कोई लड़का है, वो सोच रहा है बैठे बैठे कि यार मैंने अगर साइंस ली होती या मैंने आर्ट्स ली होती तो मेरी लाइफ में क्या होता। अब होना क्या चाहिए, रात बनी है सोने के लिए, बट ये भाई साहब जो है रात को नींद तो तब आए जब दिमाग सोए। तो ये जो लोग हैं ओवर थिंकिंग वाले, ज्यादातर लोग ये डबल जिंदगी जी रहे हैं। दुनिया के सामने हैप्पी रिलैक्स्ड, एंड असल में अंदर एक लड़ाई चल रही है जबरदस्त वाली, और खतरनाक लेवल की लड़ाई चल रही है ये। ठीक है, अब इस लड़ाई को थोड़ा साइंटिफिक वे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ओवर थिंकिंग जो है वो एक बक्सा है। ओवर थिंकिंग के बक्से में 3 चीजें रखी हुई हैं। ओवर थिंकिंग के बक्से में पहली बार जब हाथ डालोगे तो उसमें से जो निकल के आता है दैट इज वरी। वरी में क्या होता है कि आदमी जो है फ्यूचर को लेकर चिंता करता है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, दिस इज वरी। दूसरे नंबर पे जब बॉक्स में हाथ डालते हैं तो इसमें से निकलता है रूमिनेशन। जैसे वरी फ्यूचर की चिंता है, रूमिनेशन आपको पास्ट में लेके जाता है। रूमिनेशन क्या बोलता है कि याद करो 7th क्लास में आपके साथ क्या हुआ था। तो बार बार घाव को खोलने से घाव ठीक नहीं होता है, बट ओवर थिंकर के साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो वहीं जाएगा जो चीज उसको डिस्टर्ब करेगी। और तीसरे नंबर पे आता है एनालिसिस पैरालिसिस। जेंजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनालिसिस पैरालिसिस है। एआई की हेल्प ले ली, दोस्तों की हेल्प ले ली, किताबें पढ़ ली कि ब्रेन कैसे रीड करते हैं, साइकोलॉजी जान गए, अब दिक्कत नहीं आ गई है, फैसला लेना नहीं आता। क्यों? इतने सारे यस एंड बट, इतनी ज्यादा रिसर्च करते हैं, काम नहीं करते, रिसर्च बहुत सारा हो जाता है। दैट इज एनालिसिस पैरालिसिस। ये मिलेनियल्स के साथ भी हो रहा है, ये उनके साथ स्पेशली हो रहा है जो 90s के अंदर बॉर्न हुए हैं। तो 3 तरह की प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग में होती है। वरी मतलब फ्यूचर की बातें, रोमिनेशन मतलब पास्ट में जाना बार बार, और तीसरे नंबर पे एनालिसिस पैरालिसिस। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या है, क्या सोचना बुरा है? नहीं, सोचना बुरा नहीं है। सोचना बुरा इसलिए नहीं है कि मैंने आज सोचा कि यार चलो इस पे नोट्स बनाते हैं, मैंने नोट्स बना लिए। मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाते हैं, मैंने पीपीटी बना के वीडियो बना दिया। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, ये एक्शन है। सोचा तो एक्शन हुआ। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ सोचा, सोचा 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 सोचा, इतना सोचा कि एक लूप बन गया, और सिर्फ सोचा, ना सोए ना एक्शन हुआ, सिर्फ सोचा। तो सुबह जब ये उठेंगे, या ओवर थिंकिंग 2 घंटे खराब करने के बाद जब ये उठेंगे, तो एक और चीज होती है, लूप। ये लूप क्या होता है? लूप गिल्ट की वजह से बनता है कि देखो मैं तो पूरी रात ही खराब कर दी, मैंने तो यही नहीं किया, लोग कहां पहुंच गए। तो अगेन वही तीनों जो है इनकी बात हो रही है। अब अपन देखते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक होता है हमारे ब्रेन में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। वैसे मैंने डिफॉल्ट मोड नेटवर्क पे खूब अच्छा खासा सेशन जो है ओवर थिंकिंग की बात शुरू करी थी, उस टाइम बनाया था। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ऐसे समझ लो कि यही वो स्विच है जो जब जब ऑन होगा तब तब आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग के अंदर जाएगा। हमारी बॉडी में 2 तरह के नेटवर्क होते हैं ब्रेन के अंदर, ऐसे समझो 2 स्विच है। इस टाइम मैं काम कर रहा हूं ना, तो मेरा पूरा फोकस उस काम पे है, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में सिर्फ ये कैमरा है और क्या पढ़ा रहा हूं ये है टास्क मोड नेटवर्क, टीएमएन। और दूसरे नंबर पे इस तरफ आता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क क्या होता है? जब खाली बैठा है आदमी, उस टाइम जब सोच रहा है, तो सबसे पहले वो सेल्फ टॉक करेगा। अब ये सेल्फ टॉक क्या होती है? सेल्फ टॉक का मतलब खुद से बात करना। तो ये तो अच्छी बात है, खुद से बात तो सभी करते हैं। नहीं, ये कौन सी सेल्फ टॉक करेंगे? ये नेगेटिव वाली सेल्फ टॉक करेंगे। ये खुद के बारे में जब भी बात करेंगे तो वो पॉइंट ढूंढ के लाएंगे जहां खुद का गिल्ट हो। गिल्ट का मतलब जहां इनसे कभी कोई गलती हुई है, दैट टाइप ऑफ सेल्फ टॉक। अब सेल्फ टॉक जैसे ही करेंगे तो पुराने इवेंट्स जो है उसमें जाना पड़ेगा। पुराने इवेंट्स में जाएंगे तो इनके दिमाग में इनका जो पास्ट है वो रिप्ले होगा। अब मेरा पास्ट अगर रिप्ले हो रहा है तो बचपन की यादें हैं यार मेरी, तो उन पे तो मेरे को खुश होना चाहिए कि यस आई वाज देयर, खुश होना नहीं। लेकिन ये जो होते हैं इनके साथ दिक्कत क्या होती है, पास्ट में तो जाना है बट पास्ट में से अच्छा कुछ नहीं उठाना है। जैसे किसी के साथ रिलेशनशिप में थे 4 साल, तो 4 साल अगर रिलेशनशिप चला है तो उसमें अच्छा भी बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन नहीं, ये लोग नेगेटिव उठाएंगे। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल इसके अंदर मैंने लिखा भी है, वो एज इट इज मैं बता रहा हूं। एक औरत की अपनी बहू से लड़ाई हो गई, 4 साल 5 साल 10 साल वो बहू साथ में थी। तो जब कभी भी वो सास ओवर थिंकिंग करने बैठेगी तो वो याद नहीं करेगी जो अच्छा मोमेंट स्पेंड हुआ है, अच्छे टाइम जो साथ में थे, नहीं, उसको सिर्फ वो पिक करना है जो नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव पिक करोगे तो होगा क्या? नेगेटिव पिक करते ही ब्रेन कहेगा यार अगर मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ,
अगर मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ तो फ्यूचर कौन सा अच्छा होने वाला है। अब ये फ्यूचर इमेजिन करेंगे। फ्यूचर इमेजिन करते टाइम बेस क्या बना? खुद की गलतियां। फ्यूचर इमेजिन करते टाइम बेस क्या बना? पुरानी गंदी यादें। तो फ्यूचर में अब ये खुश नहीं होंगे, फ्यूचर इमेजिन करके प्रोडक्टिव नहीं होंगे, फ्यूचर में कहेंगे यार बर्बाद होना तय है। और फिर उसके बाद जैसे ही तुमने कहा कि बर्बाद होना तय है, तो अब एक नया काम शुरू हुआ। नया काम क्या शुरू हुआ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अपने आप अब ये कंपैरिजन चल रहा है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे यार। कोई और कुछ नहीं सोच रहा, इतना टाइम किसी के पास नहीं है भाई। तुम ही सोच रहे हो खुद के बारे में इतना, तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो। लोग नरेंद्र मोदी जी के बारे में इतना नहीं सोचते, राहुल गांधी जी के बारे में इतना नहीं सोचते, ट्रंप के बारे में नहीं सोचते। तुम क्या चीज हो इतनी कि तुम्हारे बारे में सोचेंगे? नहीं, इनको लगता है सब हमारे बारे में सोचते हैं। और फिर उसके बाद सबसे खतरनाक स्टेज इसकी जो आती है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की, वो है मीनिंग मेकिंग। मीनिंग मेकिंग, मीनिंग मेकिंग का मतलब किसी चीज के मायने बनाना। ये कैसे? तो इनके साथ बाद में क्या होने लग जाता है, जैसे कोई पार्टी में गए हैं और पार्टी के अंदर कोई आदमी इनको देख के और बस ऐसे हल्की सी स्माइल दे दिया। अब इस बात का भी मतलब निकलेगा इनके दिमाग में। हो सकता है रात को 3 बजे एनालाइज करे कि आज उन्होंने मेरी बात का वैसा रिप्लाई नहीं दिया जैसा हमेशा देते हैं। मैंने उनको मैसेज किया था, अब तक जवाब नहीं आया। अच्छा, आज मैंने कॉल किया, सिर्फ हाँ हूं में बात करके फोन काट दिया। इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। ये जो मीनिंग मेकिंग में जैसे ही आदमी जाता है, तो उस टाइम पे एक अलग लेवल पे दिमाग काम करने लग जाता है। अब डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ऑन होगा और ये पांचों चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क लूप। ये स्टेज 1 है अभी तक। स्टेज 2 जो है वो थोड़ी खतरनाक होती है। खतरनाक मतलब यही, वो स्टेज 2 में अभी मैं बता रहा हूँ नींद कैसे उड़ जाएगी उस आदमी की, और 4-4 घंटे सोचता कैसे रहेगा वो। अब जैसे ही वो स्टेज 2 में घुसेगा, ये लूप बना पहले, उसके बाद स्टेज 2 में आया। अब स्टेज 2 में जब आएगा तो क्या होगा, ब्रेन के अंदर हमारे एक सेंटर होता है जिसको बोलते हैं अमाइगडाला। ये जो है ना, ये बना है इमोशंस के लिए, ये बना है स्ट्रेस के लिए, ये बना है अलर्ट मोड के लिए। तो होता क्या है, जब ये लूप बनता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का लूप बनता है, तो उस टाइम सिग्नल जाता है अमाइगडाला को। अमाइगडाला को जैसे ही जाता है, अमाइगडाला ब्रेन को कहता है स्विच ऑन करो अलर्ट मोड। अब ये अलर्ट मोड कौन सा है? अलर्ट मोड सिर्फ तब ऑन होना था जब मैं कोई कमरे में बैठा हूं और मुझे पता है कमरे में सांप आ गया। अब अगर स्नेक आ गया कमरे में तो मेरा अलर्ट मोड ऑन होगा ऑब्वियसली। बट इनका अलर्ट मोड रात को 3 बजे सिर्फ इसलिए ऑन हो गया कि बॉडी के अंदर कुछ न्यूरोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं। वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं वो मैंने बताया आपको। एक लूप बन रहा है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का। अब बॉडी अपना काम कर रही है, जैसे ही अलर्ट मोड ऑन हुआ, अलर्ट मोड ऑन होते ही इनकी बॉडी से रिलीज होंगे स्ट्रेस बढ़ाने वाले न्यूरोकेमिकल्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉर्टिसोल। अब अगर देखोगे यहां पे, तो मैंने बताया कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन दोनों बढ़ेंगे। अब कॉर्टिसोल जैसे ही बढ़ जाता है, तो कॉर्टिसोल जो है ना, ये स्ट्रेस का हार्मोन ऐसे समझो। तो कॉर्टिसोल जैसे इंक्रीज हो जाएगा, तो हाई कोलेस्ट्रॉल आते ही आदमी की स्लीप कम हो जाएगी। अब नींद कम हो गई तो बॉडी को लग रहा है यार कोई लड़ाई लड़नी है मेरे को, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, बंदे की प्रॉब्लम चल रही है ओवर थिंकिंग, फंसा हुआ है वो लूप में जिसको मैंने कहा डीएमएन लूप। होना क्या चाहिए उसको, वो काम करना चाहिए जिससे कॉर्टिसोल कम हो। कॉर्टिसोल कम कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल किसी से बात कर लो, फोन पे नहीं, फेस टू फेस। फॉर एग्जाम्पल कोई बुक पढ़ने लग जाओ। फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, और कुछ नहीं हो रहा, घर के काम में लगे, कुछ काम निपटा लिया। बट अब ज्यादातर लोग यहाँ पे एक बहुत ही गजब का काम करते हैं। क्या करते हैं पता है? ये लोग क्या करेंगे, जब ये सब चल रहा है तो इससे बाहर निकलने के लिए एक गजब का तरीका खोजेंगे। और वो गजब का तरीका क्या है? अब उठाएंगे मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन पे अब शुरू होगी सेंसलेस स्क्रॉलिंग। सेंसलेस स्क्रॉलिंग का मतलब क्या है? बिना मतलब के ऐसे वीडियोस को स्क्रॉल करना जिनमें कोई लेना देना ही नहीं है आपको। इसी टाइम पे एक और गड़बड़ ये लोग करते हैं, हो सकता है ये किसी को कॉल लगाए, जिसको कॉल लगाएंगे उससे बात करने में सिर्फ टाइम पास करना है, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये जो हो रहा है सेंसलेस स्क्रॉलिंग, अब ये भी अपना असर दिखाएगी। ये जब अपना असर दिखाएगी तो बॉडी फेंकेगी डोपामीन। डोपामीन तो तब आता है जब रिवॉर्ड मिलता है। तो अब इनके साथ क्या हो रखा है, इनकी बॉडी में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हाई हो रखा है, अलर्ट हो गई बॉडी, डाउट्स आ रहे हैं, नींद आ ही नहीं रही है। अब इन्होंने क्या किया, ब्रेन जो है ना, वैसे समझो एक ट्रेडमिल पे चढ़ गया इनका दिमाग और दौड़े जा रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना। ठीक है, रात के 2-2:30 बजे क्या रिजल्ट निकलेगा उसका। अब बॉडी में एक और काम कर लिया, हाथ में मोबाइल उठा लिया, अब लगे हुए डोपामीन। अब डोपामीन रिवॉर्ड देता है, यस। क्वेश्चन में जब भी आता है बच्चे यही टिक करते हैं, हम पढ़ाते भी यही है कि डोपामीन रिवॉर्ड बिहेवियर से।
बट जब हम ओवर थिंकिंग के पीओवी से देखते हैं तो ज्यादातर साइंटिस्ट क्या लिखते हैं अपने रिसर्च पेपर्स में, स्पेशली जापान के अंदर ये बहुत ज्यादा काम हुआ है, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि डोपामिन से एक चीज और जुड़ी हुई है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कि क्या होगा फ्यूचर में, ये भी डोपामिन होता है। जैसे किसी बच्चे को कोई सरप्राइज मिलना है तो गिफ्ट लाके रख दिया आपने, ये नहीं बताया क्या गिफ्ट है, तो गिफ्ट तो आया है, उसकी खुशी से ज्यादा सरप्राइज की खुशी है, ये भी डोपामिन का काम होता है। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि इनका अगर डीएमएन लूप आप याद करो तो ये लोग वरिड थे कि फ्यूचर में क्या होगा, और डोपामिन भी क्या दे रहा है इनको, अनसर्टेनिटी दे रहा है। डोपामिन को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप याद करो जब आपका दांत टूटा था बचपन में, तो जिस जगह से दांत टूटा है बार 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 वहीं पे जीभ लगाता है आदमी, क्यों, बस उसको एक अलग टेस्ट आता है और अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं यहां क्या होगा अभी। इन द सेम वे डोपामिन काम करता है। तो अब डोपामिन जो है इनको और अलर्ट मोड में डाल देगा, जब डोपामिन और अलर्ट मोड में डाल देगा तो अनसर्टेनिटी मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस ढूंढेंगे जिनका कोई जवाब ही नहीं हो। और मैंने ये बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप की थिंकिंग हो सकती है। जैसे मैं ये सोचूं कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारे लोग लाइक करेंगे इसको, बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे, और आप लोग करेंगे मुझे पता है, ठीक है, बट मैं अगर ऐसे सोचूं कि नहीं बहुत सारे लोगों ने डिसलाइक करना है इसको, तो इसका मतलब मैं नेगेटिव सोच रहा हूं। अब याद करो डीएमएन इनका ऑन था, अब डीएमएन और अनसर्टेनिटी दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, ये सिर्फ नेगेटिव प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये वो टाइम है जिस टाइम डोपामिन की वजह से ये सोचेगा कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया मेरे मैसेज का, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मैसेज की कदर ही नहीं है। या हो सकता है कि वो ये सोचे कि भाई वो दो लोग बात कर रहे थे आपस में और मेरी तरफ देख देख के हंस रहे थे, कहीं मेरी ड्रेस तो अच्छी नहीं थी या मेरी बात तो नहीं कर रहे थे। तो ऐसे जो लोग होते हैं ओवर थिंकिंग वाले, दे कीप ऑन आस्किंग मेरे लिए क्या बोला, मेरे बारे में क्या बात चल रही थी, ये प्रॉब्लम इनके साथ रहती है। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं। मैंने कहा भाई ये लूप है, ये एक लूप है ऐसे। अब क्या हुआ, अनसर्टेनिटी आ गई कि क्या होगा, अनसर्टेनिटी आ गई तो और ज्यादा डोपामिन आएगा, और ज्यादा डोपामिन आएगा, आदमी और ज्यादा एनालाइज करेगा, एनालाइज करते हैं, एनालाइज एनालाइज। अब एनालाइज जब करेगा तो उस टाइम क्या होगा, इस आदमी को ऐसे फील होगा कि मैं काम कर रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, मैं काम कर रहा हूं, उसको ये फील होगा, इसको ये नहीं होगा तो टाइम खराब कर रहा है सोच सोच के कि नहीं आई एम ट्राइंग। अब दिमाग खुद को धोखा देगा। हमारा दिमाग बहुत खतरनाक मशीन है, इसके जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो तो बहुत ही खतरनाक चीज है। न्यूरोप्लास्टिसिटी और मिरर न्यूरॉन जिसने ध्यान से पढ़ लिए, वो आदमी एक एक चीज सोच के करता है, कौन क्या बोल रहा है इसका भी असर होता है हम पे। अब इसका दिमाग इसको कहेगा कि भाई मैं कुछ सोच रहा हूं, कि क्यों, कि देखो मैं काम कर रहा हूं ना प्रॉब्लम पे। जैसे ये कहेगा अब ये आदमी लूप में फंस जाएगा, ऐसे ऐसे अब ये लूप चलता रहेगा। ये वो स्टेज है जहां पे जाके आदमी एकदम से डीएमएन जो है उसके 5 में से एक स्टेज के अंदर आता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और कमेंट्स में बताना आपके साथ कौन कौन सी स्टेज होती है अगर आपके साथ कभी ओवर थिंकिंग का केस हुआ है तो। अब इनके साथ क्या होता है, नंबर 1 कैटास्ट्रोफिक है। अब कैटास्ट्रोफिक क्या होता है, कैटास्ट्रोफिक का मतलब सब खत्म हो जाएगा। ये जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये सोचते हैं सब खत्म, एवरीथिंग इज गॉन। जैसे हो सकता है ये सोचे कि छोटी सी गड़बड़ हुई है और मेरी तो नौकरी चली जाएगी, वो ये सोचते ही नहीं कि बॉस हो सकता है डांट के खत्म करे बात को, हो सकता है माफ कर दे, हो सकता है गलती पे नजर ही नहीं पड़े, लेकिन नहीं, कोई और नहीं सोच रहा है, ये सोच रहा है। ये कौन लोग होते हैं भाई, ये वो लोग होते हैं जिनके माँ बाप ने इनके साथ बचपन में बहुत बड़ी गड़बड़ करी होती है। और वो गड़बड़ क्या करी होती है कि पेरेंट्स ने कभी इनको छोटी सी गलती के लिए बहुत ज्यादा डांटा होता है। बच्चा जैसे पानी ला रहा है, पानी गिर गया और एकदम से 3 जने चिल्ला गए, तेरे को दिखता नहीं है क्या, ये है वो है। अब उस बच्चे को ये पता है कि या तो सब परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो कोई चीज काम की नहीं है। ये वो बच्चे होते हैं जिनके साथ बचपन में ये होता है कि मान लो बच्चे के नंबर आए 9.5 10 में से, 5 साल से 10 साल की एज के अंदर सबसे ज्यादा ये चीजें होती है कैटास्ट्रोफिक बिहेवियर वाले बच्चों के साथ। अब 9.5 नंबर आए, बच्चा घर आ रहा है, आके अपने मम्मी पापा को दिखा रहा है कि देखो मेरे 98 मार्क्स आए 100 में से, और बाप सामने से बोल रहा है तो कहां कट गए। बस आपने बच्चे की लाइफ में एक ऐसा स्विच ऑन कर दिया जिसने उसको ये सिखा दिया कि या तो सब कुछ है या कुछ नहीं है। तो ऐसा देखा गया है कि ओवर थिंकर्स जो है उनका ज्यादातर रिलेशन उनके बचपन से होता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत खतरनाक चीज है ना। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे माइंड रीडिंग। अब ये माइंड रीडिंग क्या होता है, या तो डीएमएन लूप में फंस के आदमी ये सोचेगा सब खत्म, या माइंड रीडिंग। अब माइंड रीडिंग क्या है कि ये सोचने की कोशिश करेगा कि मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो बैठे बैठे सोचते हैं पार्टी में 2 लोग हंस रहे थे, मेरे को देख के बात कर रहे थे, इसका मतलब मेरी मजाक उड़ा रहे थे। या कोई आदमी ऐसे देख लिया, अच्छा ऐसा अगर बॉस हो तो वो जिंदगी जहर कर देता है आदमी की। अब ये जो है इसका रीजन भी बचपन है।
99% केसेस में माइंड रीडिंग करने वाले बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनके मम्मी पापा आपस में झगड़ते हैं बुरी तरह से। अब घर में चलता है कलेश, झगड़े चलते हैं, और वो झगड़े चलने की वजह से बच्चे जो हैं वो एक ऐसा टाइम नहीं खोज पाते जिसमें उनको पता है कि मम्मी पापा आप क्या करेंगे। तो मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा कि पापा कब भड़क जाएंगे, बच्चे को पता ही नहीं है मम्मी कब रोने बैठ जाएगी, घर में कब झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बच्चा बचपन से सीख गया है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, और ये चीज भुगतेगा कब, जब वो नौकरी करने जाएगा तब उसकी जिंदगी नरक हो जाएगी इसकी वजह से। बिकॉज कोई दो लोग कुछ आपस में बात करके हंस रहे हैं, उसको लगेगा यार क्या बात चल रही है, उसका दिमाग कंटिन्यू अलर्ट मोड में है, कंटिन्यू। तो जब 24 घंटे में से 12 घंटे अलर्ट मोड में, तो सोते टाइम कहां से रिलैक्स हो जाएगा वो बच्चा। तीसरे तरह के ओवर थिंकर्स, फॉर्च्यून टेलिंग। फॉर्च्यून टेलिंग मतलब कि फ्यूचर में क्या होगा, अब मैं बता रहा हूं फ्यूचर में क्या होगा, मैं और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊंगा। ये पॉजिटिव फॉर्च्यून है, ये एक्सपेक्टेशंस है, इन्हीं पे हम सब जिंदा हैं। इंसान ऐसे ही जिंदा रहता है कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे। इनका काम अलग है। फॉर्च्यून टेलिंग का मतलब इनका ये है कि मैं तो बर्बाद, मेरी तो लाइफ बर्बाद है, ये चलता है। अब ये कब होता है भाई इनके साथ, मतलब इनके दिमाग में काम शुरू होने से पहले हो जाता है बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा काम, भले मैं कुछ कर लूं। अब ये कब होता है, ये उन बच्चों के साथ होता है जिन बच्चों में, ये उन बच्चों के साथ होता है जिन बच्चों के साथ बचपन में कुछ छोटी सी गड़बड़ हुई। जैसे मान लो बच्चे का सुसु निकल गया, ठीक है, अब ये बच्चा है, इसने सुसु कर दिया मान लो पैंट में बचपन में, उसकी माँ या उसके चारों तरफ के लोग एकदम से उसके ऊपर चढ़ गए, तूने ये क्या कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो उसको क्या हुआ, उसको ये लगने लग गया कि मेरा किया हुआ काम बिगड़ता ही है। बच्चा कोई पेंटिंग बना रहा था, कुछ कर रहा था, मेरे को पता था ये करेगा, ठीक है। बच्चा कोई काम चीज लेके आ रहा था, एकदम से उसके हाथ से प्लेट गिर गई, मुझे पता था तू तोड़ेगा। ये जो डायलॉग्स बोले जाते हैं बच्चे के साथ, ये 30 साल बाद वो बच्चा भुगत रहा है आज, उसको नींद नहीं आएगी रात को। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग का मतलब क्या, ये स्विंग मोड में चलते हैं। स्विंग मोड मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि बस गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ है, और दूसरे दिन क्या सोचेंगे कि यार लाइफ ही खराब है। तो मतलब ये या तो हाईली मोटिवेटेड रहेंगे या बिल्कुल ही खत्म खेल होगा इनका। ये बच्चे जो हैं, ये जो लोग होते हैं, इन लोगों के साथ क्या होता है, ये लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है ना उनको सुनना बहुत पसंद करते हैं, और बार बार इस तरह की बात करते हैं, आज नई शुरुआत है, आज नई शुरुआत। देखो शुरुआत करना गलत नहीं है, 1000 बार हारो, 1001वीं बार उतनी जोश से शुरुआत करनी चाहिए, बट किसी की मोटिवेशन सुन के या वो सुन के अगर आप हो रहे हो तो आपका कॉज जो है वो चेंज हो गया, तो फिर आपको बार बार उस फ्यूल की जरूरत पड़ती है। ये ऑल और नथिंग वाले जो होते हैं ना, ये एक्चुअल में प्रेशर पेरेंटिंग बोलते हैं। प्रेशर पेरेंटिंग क्या होता है कि बच्चे के ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं, तेरे को ये करके दिखाना है। तो कोई भी आदमी ऐसा देखा गया है जो ऑल और नथिंग वाले में फंसा हुआ है, वो ज्यादातर उन घरों से होते हैं जहां पे बचपन में कंपेयर किया जाता है बच्चे को। जैसे बच्चा पढ़ रहा है और लाके उसके सामने न्यूज़पेपर रख दिया, ऐसे देख इसका सिलेक्शन हो गया, नीट में पहली रैंक आई है। अब उस बच्चे के ऊपर आपने प्रेशर डाल दिया है कि तेरे को भी पहली रैंक लेके आनी है। तो उसको अब ये पता है कि अगर नीट में पहली रैंक आ गई या मैं टॉप क्लास इंजीनियर बन गया तो मेरी लाइफ का कोई मतलब है, नहीं तो लाइफ का मतलब ही नहीं है। इसको बोलते हैं ऑल और नथिंग। फिर उसके बाद पांचवें टाइप का जो आता है वो आता है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन क्या होता है, हर चीज को अपने ऊपर लेना, हर चीज को अपने ऊपर लेना, कुछ भी गलत हुआ है मेरी वजह से हुआ है। जैसे मान लो घर में कुछ दिक्कत चल रही है, किसी और वजह से चल रही है, तो ये बच्चा अपने ऊपर लेगा। ये कौन से बच्चे होते हैं, ये वो होते हैं, बच्चा मतलब तो बड़ा आदमी औरत बन चुकी है, ये वो होते हैं जिनके साथ बचपन में दो तरह का बिहेव किया जाता है। या तो ये जताया जाता है कि देखो जब से तुम पैदा हुए हो, जब से तुम आए हो तब से हमारे घर में खुशहाली है, कि तुम लक लेके आए हो। या ये जताया जाता है कि देखो जितनी गड़बड़ होती है वो तुम्हारे से कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा का झगड़ा हुआ और उस झगड़े की वजह कुछ और थी, बट बच्चे को पढ़ाते टाइम कोई बात पे गुस्सा आ गया पापा को, और वो झगड़ा फिर मम्मी पे चला गया, और करते करते वो बच्चा खुद को दोषी मान रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ओवर थिंकिंग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम उसके बचपन से एसोसिएटेड है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हमको ये पता है कि ये बचपन से एसोसिएटेड है, तो इससे बाहर कैसे निकले, तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल आता है जिसको बोलते हैं शांत, SHANT। अब शांत प्रोटोकॉल क्या बोलता है, शांत में एस सबसे इंपॉर्टेंट है। एस बोलता है कि भाई स्पॉट द लूप। स्पॉट का मतलब पहचानो, कि जैसे ही ओवर थिंकिंग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का लूप स्विच ऑन होता है, तुरंत पहचानो। न सिर्फ पहचानो, हो सके तो इसको लिख लो, लिखो इसको विद टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट स्टैंप करना है, जैसे इंजीनियरिंग में होता है, IT में होता है, टाइम डेट स्टैंपिंग हो जाती है। अब जैसे ही आपने टाइम डेट स्टैंपिंग करी,
तो आपको ये ध्यान है कि इस टाइम मेरे को इस लूप ने परेशान किया। अब आपको पता लग गया कि लूप में चले गए हो। अब लूप में अगर चले गए हो तो लूप पे पता लगने के बाद आपको कुछ ट्रीटमेंट भी तो करना है उसका। तो उस टाइम क्या करना है आपको? एच इज वॉट? हॉल्ट। हॉल्ट विद बॉडी। थॉट्स को ये नहीं कहना रुको, लेकिन बॉडी को ये कहना है कि बॉडी को रियलाइज करो। तो सबसे इफेक्टिव चीज जो है वो है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे? सांस अंदर सांस बाहर। इसीलिए एक बुक है विज्ञान भैरव, उसके शुरू के एक दो पार्ट भी किसी ने पढ़ लिए तो उसको ब्रीदिंग पता लग जाएगी कितने तरह की होती है। ब्रीदिंग के मामले में उससे ऊपर की कोई बुक है ही नहीं, कोई बता ही नहीं सकता इतने अच्छे तरीके से ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग, अब ब्रीदिंग करते टाइम हॉल्ट वाले में एक बड़ी जबरदस्त चीज है। ये मेरे को कोई एक मॉन्क है उन्होंने बताई थी, बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, हिमाचल में रहते हैं, उन्होंने बताई थी कि आप कुछ मत करो, आंख बंद करो, सांस लो और अपने पैर के अंगूठे को फील करो कि अंगूठा आपकी बॉडी का पार्ट है। फिर उसके पास वाली उंगली को फील करो, फिर उसके पास वाली को फील करो। मैं तो तीसरी उंगली तक पहुंचता हूं, इतने में नींद आ जाती है बहुत अच्छी, मेरे को पता ही नहीं लगता। तो ये होता है हॉल्ट विद द बॉडी। देन आफ्टर ए क्या बोलता है? ए इज आस्क। कि आस्क क्या? अपने ब्रेन को ये पूछो कि तू ये बता, तू ये कह रहा है कि ये बर्बाद हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद होने के फेवर में एविडेंस क्या है तेरे पास? ब्रेन को एक थर्ड पर्सन बना लो। एक होता है कि आप चले गए एक ऐसे भाव में जहां पे आप उस चीज को एक थर्ड पर्सन बन के देख रहे हो। जब आप एक थर्ड पर्सन बन के देख रहे हो उस चीज को, तो आप अपने ब्रेन से पूछो कि तू मेरे को ये बोल रहा है कि वो दो लोग हंस हंस के बात कर रहे थे और मेरी मजाक उड़ा रहे थे, तू ये बता तेरे पास सबूत क्या है? तो आस्क फॉर एविडेंस। फिर उसके बाद में आता है एन। एन क्या होता है? एन का मतलब है नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन का मतलब कि कोई ना कोई ऐसा काम पकड़ लो कि जैसे ही स्पॉट द लूप हुआ, मैंने बॉडी पे ध्यान देना शुरू किया, एक्सरसाइज शुरू कर दी, कुछ भी कर दिया, ब्रेन से एविडेंसेस पूछे, और एन इज नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन का मतलब अब मैं तुरंत कोई ना कोई काम में लग जाऊंगा, अगर ये नहीं रुक रहा है तो मैं उसको टाइम ही नहीं दूंगा करने का। फिर उसके बाद में आता है टी। व्हाट इज टी? टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। टी कह रहा है एक टाइम बॉक्स बनाओ। अब ये टाइम बॉक्स क्या किस चीज का बनाए? रोज 15 मिनट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रोज 15 मिनट सोने से पहले ब्रेन को बोलो कि ये 8 बज गए, 8:15 बजे तक अब तेरा काम है चिंता करना। 15 मिनट तक दिमाग को बोलो कुछ और नहीं करना, चिंता ही करनी है, बैठ के कर चिंता। और वो चिंता करे उसको लिखो, वो चिंता करे उसको लिखो, चिंता करे उसको लिखो। ऐसा कहते हैं कि जैसे तुम दिमाग को बोलोगे चिंता कर, वो चिंता करेगा ही नहीं। और अगर करे तो भी उसको लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। जब सारी लिख ली चिंताएं आपने पहले से ही, तो आपको पता लग गया कि अब ये वाला करना है, आस्क फॉर एविडेंस। तो उसमें से क्रॉस करते जाओ, क्रॉस करते जाओ, क्रॉस करते जाओ, क्रॉस करते जाओ। बड़ी जबरदस्त टेक्निक है। शांत शांत टेक्निक से आदमी शांत रहता है। क्या इतना ही खेल? 2-3 चीजें और है बस। हमारे ब्रेन में जो मूड होता है ना, हमारा मूड, वो डिपेंड करता है 3 चीजों पे। अब मूड का बहुत बड़ा रोल है इसमें। कभी भी जब आप ओवर थिंकर हैं और आप हैप्पी नहीं है, तो हैप्पी दिखने की कोशिश ना करें। अदरवाइज आप मास्किंग सीख जाओगे, और मास्किंग एक बार मूड में जो आदमी सीख गया, उस आदमी की लाइफ बर्बाद है। कॉर्पोरेट वाले लोग इसीलिए 3-3 हजार रुपए एक एक घंटे के दे रहे हैं काउंसलिंग के। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कॉर्पोरेट हाउसेस में करोड़ों रुपए का पैकेज है, जिंदा रहने के लिए उनको हर महीने, हर हफ्ते, हर रोज काउंसलिंग लेनी पड़ती है। रीजन? उन्होंने कॉर्पोरेट में जाके सीखा फर्जी फेस बनाना, फर्जी स्माइल कैरी करना, अपनी चीजों को साइड रख देना, ठीक है। और इसी वजह से धीरे 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 अब वो सिर्फ काम के लायक रह गए, खुद के भी काम के नहीं रहे वो। तो ये जो है मूड हमारा, ये 3 चीजों से डिसाइड होता है। एक होता है सेरोटोनिन, एक होता है गाबा, एक होता है ग्लूटामेट। अब ध्यान से सुनना, जो ग्लूटामेट है ना, वो ऐसे समझो एक्सेलरेटर है। गाड़ी में एक्सेलरेट करते हैं ना, दौड़ती है गाड़ी। तो जब जब आप हाइपर होते हैं, तब तब आप में ग्लूटामेट हाई होता है। गाबा जो है, गाबा क्या बोलता है? गाबा ब्रेक है। तो रात को सोने से पहले इनका बैलेंस कैसे होना चाहिए? सुबह जब उठे तो सेरोटोनिन हाई होना चाहिए, 10-11 बजे काम पे जा रहे हो, कॉर्टिसोल अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब रात को सोने जा रहे हो, कॉर्टिसोल लोएस्ट होना चाहिए, जो हमारा ग्लूटामेट है वो लोएस्ट होना चाहिए, गाबा हाई होना चाहिए। अब इसको बैलेंस कैसे करें? इन्हीं दोनों के बैलेंस से बनता है सेरोटोनिन का लेवल, और सेरोटोनिन हमारे मूड को डिसाइड करता है, मूड हमारे थॉट्स को डिसाइड करते हैं, और थॉट्स ये बताते हैं कि आपका डीएमएन ऑन होगा या टीएमएन। टीएमएन टास्क मोड नेटवर्क, डीएमएन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। डीएमएन आपको लूप में डालता है, और वहां से ओवर थिंकिंग के वो 5 पिलर जो मैंने बताए, उनमें आप घुसते हो। अब इनको बैलेंस कैसे करना है? तो एक छोटी सी चीज याद रखना, आप वो एक्टिविटीज करोगे जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, मैन मेड नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, लोगों के बीच में बैठ के और जोर जोर से ठहाके लगाना,
अब सुबह सुबह लोग वो जाके पार्क में हा 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 करते हैं, दैट इज नॉट दैट थिंग। वो तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो। हाके कब लगाओगे? जब लोगों से मिलोगे जुलोगे। दैट्स वाई ये हमेशा कहा जाता है कि आपके पास सबसे बड़ी दौलत वो 4 दोस्त हैं जिनके साथ बैठ के गाली गलौज करके कैसे भी करके आप एकदम मूड फ्रेश करके आ जाते हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको अचीव करो, और नहीं है तो भैया अरेंज करो, दोस्त बनाओ ऐसे, है ना? फिर उसके बाद दूसरा काम होता है कि हमारा जो स्लीप साइकिल है उसमें एक रैम स्लीप आती है। कभी डिटेल में बात फिर करेंगे इस पे। रैम स्लीप जो है वो बहुत जरूरी होती है। ठीक है, रैम स्लीप शुरू होने से पहले आपका जो गाबा है वो हाई हो जाना चाहिए, ग्लूटामेट लो हो जाना चाहिए। अब ये कैसे अटेन होगा? ये सिंपल सी बात है। इसका मेरे पर्सनल लेवल पे मैं बता रहा हूं आपको कि इसका बेस्ट तरीका है, बी अ स्पिरिचुअल पर्सन। आई एम नॉट सेइंग कि बी अ काइंड ऑफ रिलीजियस पर्सन, आई एम सेइंग स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअल पर्सन मतलब मुझे ये पता हो कि मेरे अंदर स्पिरिट है, मुझे पता हो कि मैं ये बॉडी नहीं हूं, मुझे पता हो कि मेरे अंदर एक सोल है, मुझे पता हो कि मेरे अंदर एक सबकॉन्शियस ब्रेन है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे पता हो कि उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या बुरा लगता है। थर्ड थिंग, आपका एक रूटीन होना चाहिए, जिस रूटीन में जैसे ही सन सेट हुआ आपके ब्रेन को भी आपको शट डाउन करना शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं करोगे तो आपका ये बैलेंस जो है ये हमेशा गड़बड़ रहेगा। तो अगर कोई भी आदमी इन चीजों पे काम करेगा, कोई भी आदमी इन चीजों को फॉलो करेगा, उसको 101% ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है उससे बाहर आने में हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि ये जो 4-5 पेज की मटेरियल जो मिली थी मेरे को, वो आप तक मेरा मैसेज डिलीवर कर पाई होगी, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा, और कुछ अच्छा इसमें लगा हो तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लाइफ इज सो स्मॉल, तो इसको मस्त होके जियो। लव यू ऑल।